नमस्कार साथियों, तो आज मैं साहिबा विक फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ लेकर अपनी थ्योरी क्लास में हम आज करने जा रहे हैं जॉन मिल्टन की पोयम दैट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो चलते हैं बेटा आज की थ्योरी क्लास की तरफ। आज है हमारी पोयम नंबर 2 ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो बेटा हमारा जो एम है वो है लर्न टुडे टू लीड टुमारो, यानी कि आज अगर हम मेहनत करेंगे, आज अगर हम लर्न करेंगे तो हम कल लीड करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इंग्लिश में हम लेकर आए हैं एलटी ग्रेड वालों के लिए और जेआईसी प्रवक्ता के लिए ये थ्योरी क्लास। तो एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये फोकस करें और इस बैच को जल्द से जल्द ले सकते हैं। अभी 5 सितंबर तक इस बैच पर डिस्काउंट चलेगा। थ्योरी एनालिसिस की क्लास है, पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो चलते हैं अपनी पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारे जॉन मिल्टन साहब और जॉन मिल्टन की ही ये पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। किसकी? ऑन हिज, या हिज कौन है? जॉन मिल्टन। यानी ये जो वर्क है ये जॉन मिल्टन की ब्लाइंडनेस को लेकर है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। एंड जॉन मिल्टन को क्या कहा जाता है? लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज। ठीक है, सो ही इज also called lady of the Christ college, lady of Christ college। लेडी क्यों कहा जाता था इनको? क्योंकि इनके जो हेयर थे, जो स्टाइल था, ओवल फेस था, जस्ट लाइक लेडीज गर्ल्स की तरह इनकी लुक थी। लॉन्ग लॉन्ग हेयर थे तो ये इनकी लुक ऐसी आती थी, तो इनको लेडी कहा जाता था क्राइस्ट कॉलेज का। ही वॉज वेरी लाइक हैंडसम की जगह ये ब्यूटीफुल लगते थे लेडीज की तरह। सो ही इज लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। नाउ पोयम आज जो हम पढ़ेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस यानी कि जॉन मिल्टन की ब्लाइंडनेस के बारे में बता रहे हैं। तो ये टाइटल उन्होंने तो दिया नहीं होगा। अगर ये होता ऑन माय ब्लाइंडनेस तो हो सकता है ये जॉन मिल्टन ने लिखा, खुद टाइटल दिया होता। तो ये जो टाइटल है ये इसका ओरिजिनल टाइटल नहीं है। ओरिजिनल टाइटल जो इस वर्क का था वो इसका ओरिजिनल टाइटल था बेटा हाउ when I consider how my light is spent। ये इसका ओरिजिनल टाइटल था और इस टाइटल को चेंज करके दिया गया नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ये टाइटल दिया गया किसके द्वारा? बिशप, जिनका नाम था थॉमस न्यूटन। सो दिस टाइटल इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया? बिशप के द्वारा दिया गया है और इन बिशप का नाम था थॉमस न्यूटन। ठीक है, और कब दिया था उन्होंने? 1761 में ये टाइटल दिया था। क्योंकि हमें टाइटल से ही पता चल रहा है कि उसके अंधेपन पे, यानी कि उन्होंने खुद तो अपने अंधेपन पे दिया नहीं होगा, तो इट इज गिवन बाय बिशप थॉमस न्यूटन। सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका ओरिजिनल टाइटल चेंज करके ये वाला टाइटल किसने दिया था? तो ये टाइटल दिया था बिशप थॉमस न्यूटन ने। अब चलते हैं, चर्चा की बात है कि ये जो टाइटल के साथ ये जो वर्क है ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये छपा था 1761 में। किस कलेक्शन में छपा था? ये छपा था, इस कलेक्शन का बेटा नाम था कलेक्शन ऑफ मिल्टन्स पोएट्री। कलेक्शन ऑफ मिल्टन्स पोएट्री में छपा था ये। ठीक है, एंड दिस पोयम वॉज रिटन इन 1655। 1655 में पोयम लिखी गई थी एंड दिस पोयम गॉट पब्लिश्ड इन 1673। सो 1673 और 1655 में ये रिटन की गई थी।
एंड 1673 में ये पोयम क्या की थी, पब्लिश्ड हुई थी। और किस सोनेट में पब्लिश्ड हुई थी, इनके सोनेट नंबर 19 में पब्लिश्ड हुई थी। सोनेट नंबर 19 में ये बेटा वर्क पब्लिश्ड हुआ था इनका, पब्लिश्ड इन 1673 में पब्लिश्ड हुआ था। ये कलेक्टिवली पब्लिश्ड हुआ था और सारी सोनेट्स के साथ। तो टोटल सोनेट्स बेटा थी कितनी, 24 स्टैंडर्ड काउंट था सोनेट्स का, स्टैंडर्डली लिखी 24 ही गई थी, बट जब पब्लिश्ड हुई तो 23 पब्लिश्ड हुई, एक जो थी वो रिमूव कर दी गई उस टाइम पे, तो एक्सक्लूड कर दी गई। तो जब हम 24 की काउंट देखेंगे तो 18 प्लस 6 यानी 18 इंग्लिश में लिखे गए थे और 6 इटालियन में। बट अगर हम यही देखें 23 में जब एक्सक्लूड होके छपी तो 18 इंग्लिश में छपे थे और 5 इटालियन में। तो ये रहेगा इसका रेशो। अब अगर बेटा हम बात करें कि ये सोनेट जो है किस फॉर्मेट में लिखा गया था, क्योंकि सोनेट है तो या तो पेट्रार्कन फॉर्मेट में होगा या फिर शेक्सपियरियन सोनेट में होगा, तो ये लिखा गया था इटालियन सोनेट, इटालियन फॉर्म में, जिसको इटालियन सोनेट भी कहते हैं, ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, क्योंकि इटली से ये पेट्रार्क लाए थे। इसे मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं क्योंकि इसे मिल्टन ने यूज किया अपने वर्क्स में, सो इट इज कॉल्ड मिल्टोनिक सोनेट ऑल्सो। और इसका सीक्वेंस, इसका क्या कॉम्बिनेशन क्या है, इसका कॉम्बिनेशन है 8 प्लस 6 का, यानी ऑक्टेव प्लस सेस्टेट, ऑक्टेव और सेस्टेट का कॉम्बिनेशन है। ऑक्टेव प्लस सेस्टेट बनाया 14 लाइंस, 14 लाइंस का होता है सोनेट। सोनेट सुनते ही हमारे माइंड में आता है लव सॉन्ग, बट ये जो जॉन मिल्टन का है ये लव सॉन्ग नहीं है, इट इज ऑन हिज पर्सनल ग्रीफ। अब अगर बात करें हम तो जॉन मिल्टन जो थे वो ब्लाइंड कब हुए थे। जॉन मिल्टन ने अपनी इस पोयम में लिखा है कि मेरी आधी जिंदगी से पहले ही मैं ब्लाइंड हो गया। तो उनकी आधी जिंदगी हम लगभग 100 साल की मैक्सिमम एज मानते हैं, तो आधा कितना हुआ, 50 से भी पहले मैं ब्लाइंड हो गया। सो हाफ ऑफ माई लाइफ से पहले मैं ब्लाइंड हो गया। 44 ईयर्स में ही गॉट ब्लाइंड, दैट इज इन 1652 ईयर में ये पूरे ब्लाइंड हो गए। और एक आंख से कब ब्लाइंड हुए थे, 1650 में, वो बाय वन आई से ब्लाइंड हुए थे 1650 में, और दोनों आंखों से ब्लाइंड हो गए थे 1652 में। क्यों दोनों आंखों से ब्लाइंड हो गए थे, बिकॉज इनकी हैबिट थी एक्सेसिव रीडिंग की, बहुत ज्यादा पढ़ते थे, रात आधी रात सोते नहीं थे, ही कंटिन्यूसली यूज टू स्टडी। और डॉक्टर ने इन्हें मना भी किया था जब ये एक आंख से ब्लाइंड हुए थे कि यू हैव टू, मतलब थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा, यू हैव टू रिड्यूस योर रीडिंग हैबिट्स, बट वो नहीं, मतलब पढ़ाकू होते हैं ना कुछ बच्चे, तो वो उनमें से थे, पढ़ाकू टाइप के, तो पढ़ाकू थे, इसलिए उन्होंने ये हैबिट नहीं छोड़ी और वो दोनों आंखों से ब्लाइंड हो गए। नाउ दिस पोयम, ये जो पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये बेसिकली पोयम का जो थीम है दैट इज ऑन फेथ, पेशेंस एंड सर्विस टू गॉड, यानी कि फेथ पे है, पेशेंस पे है और सर्विस टू गॉड पे है, ठीक है। और इसमें पर्सनल ग्रीफ, पर्सनल स्ट्रगल जो था जॉन मिल्टन का, वो भी रिफ्लेक्ट होता है। सो मेन थीम इसका क्या है, पर्सनल ग्रीफ भी कह सकते हैं, पर्सनल ग्रीफ, ठीक है, पर्सनल ग्रीफ और सर्विस टू फेथ, पेशेंस एंड सर्विस टू गॉड, faith, patience and service to God. ठीक है, faith, patience and service to God was the theme of this poem. अब अगर हम देखें कि क्या कहते हैं, इसमें बहुत सारी इमेजेस भी यूज हुई हैं इस पोयम में, जैसे कि क्या कहते हैं,
अगर हम लाइट देखें, इसमें लाइट वर्ड यूज हुआ है, लाइट मतलब उसकी आंखों की लाइट चली जाती है, लाइट का मतलब वो बल्ब वाली लाइट नहीं है, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, ठीक है। और क्या इमेजरी यूज हुई है इसमें, जैसे टैलेंट, टैलेंट जो है उनका पोएटिक जो गिफ्ट है वो है टैलेंट को, उनको उन्हें पोएटिक जो उनकी पोएटिक कला है उसको टैलेंट कहा गया है। और ऐसे काफी इमेजेस यूज हुई हैं, हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and white. So here consider में वो क्या कहना चाह रहे हैं, consider मतलब I think how my light means eyesight. I think how my eyesight is spent. कैसे मेरी आंखों की जो रोशनी है वो चली गई। मैं बहुत बार सोचता हूँ कि क्यों और कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। Ere half my days in this dark world and white, यानी कि इस अंधकारमयी दुनिया क्यों कहा गया, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग वर्ल्ड है, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स। दुनिया में अगर हम रहते हैं तो चाहे वो अर्निंग प्रॉब्लम हो, चाहे वो लिविंग प्रॉब्लम हो, सोशल प्रॉब्लम्स हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज का हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए वो कह रहा है कि ये जो डार्क वर्ल्ड है, डार्क क्यों कह रहा है, फुल ऑफ world which is full of struggles, world which is full of struggles and difficulties। तो इसलिए ये एक डार्क वर्ल्ड होता है, अंधकारमयी दुनिया है, ठीक है। एंड वाइड बहुत बड़ी है। हाफ माई डेज यानी कि आधी भी मैंने ये जिंदगी नहीं जी थी, अभी अपनी आधी भी जिंदगी नहीं जी थी कि मेरी दोनों आंखें चली गई और मैं ब्लाइंड हो गया। सो हाफ माई डेज यानी कि मेरी आधी जिंदगी पूरी होने से पहले, यानी एट द एज ऑफ 44 years आई गॉट ब्लाइंड बाय बोथ ऑफ माई आईज। सो ही इज एक्सप्रेसिंग हिज पर्सनल ग्रीफ, वो अपने ग्रीफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और डार्क वर्ल्ड से एक तो ये कह रहे हैं कि मेरे इस अंधकारमयी मतलब स्ट्रगल वाली दुनिया, और दूसरा डार्क क्यों है उनका वर्ल्ड इसलिए भी डार्क हो गया बिकॉज ही इज नॉट एबल टू सी, और ही इज ब्लाइंड, वो ब्लाइंड है। तो उनको चारों तरफ जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें अंधेरा ही नजर आता है ना, तो ब्लाइंड इंसान को क्या नजर आएगा, अंधकार। सो बिकॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, because of his blindness, he is unable to see God's creation। God की जो क्रिएशन है, आसपास की दुनिया है, नेचर है, ब्यूटी है, वो उसको देख नहीं पा रहा और हर तरफ डार्कनेस है उसके लिए। One talent which is death to hide। So one talent, कौन से one talent की बात हो रही है, the talent of poetic gift, जो पोएटिक पोएम्स लिखने का गिफ्ट उनको गॉड से मिला है, दैट इज द वन टैलेंट विद जॉन मिल्टन, जो जॉन मिल्टन के पास था। एंड विच इज डेथ टू हाइड, यानी कि अब वो मृत्यु तक, डेथ तक यानी मृत्यु तक, अब वो टैलेंट छुपा ही रह जाएगा। क्यों छुपा रह जाएगा, हाइड होके रह जाएगा, क्योंकि अब उनकी ब्लाइंडनेस की वजह से ही विल नॉट बी एबल टू राइट, कंपोज, वो पोएम्स को उनको लिखने में दिक्कत होगी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अब ये टैलेंट जो है मेरा हाइड हो जाएगा। लॉक्ड विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर, यानी कि मेरे अंदर वो कहीं ना कहीं अब लॉक्ड रह जाएगा, पड़ा रह जाएगा। तो जब पहले मेरी आंखें थी तो ये तराजू में, जब मैं ये तराजू भरा हुआ था क्योंकि ये यूजफुल था, अब ये तराजू खाली हो गया, यानी यूजलेस हो गया मेरे लिए। क्यों यूजलेस हो गया ये, अब ये तराजू मेरा खाली हो गया है क्योंकि मैं लिख नहीं पा रहा, मैं देख नहीं पा रहा। सो मेरा ये टैलेंट क्या हो गया, यूजलेस हो गया, मेरे अंदर कहीं ना कहीं लॉक्ड है, पड़ा पड़ा रहेगा मेरे अंदर। दो माई सोल मोर बेंट, पर मेरी जो आत्मा है वो, ऐसा नहीं है कि मेरी आत्मा गॉड को सर्व नहीं करना चाहती कि गॉड ने मेरी आंखें छीन ली
तो अब मैं गॉड को नहीं, मैं और ज्यादा आतुर हो गया हूँ, मैं और ज्यादा ईगर हो गया हूँ टू सर्व द गॉड. सो माई सोल मोर बेंट. बेंट मतलब झुकना, यानी कि मेरी सोल जो है और ज्यादा बेंट हो गई है, और ज्यादा ईगर हो गई है टू सर्व द गॉड. मेरे को ये नहीं कि मैं गॉड से खफा हो गया हूं, मैं और ज्यादा गॉड को ईगर हो गया हूं टू सर्व विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट. यानी कि जब मेरे पास आंखें थी तो मैंने सर्व किया अपने मेकर को यानी गॉड को टू द फुलेस्ट विद माई टैलेंट. जो गॉड ने मुझे टैलेंट दिया है वो यूजलेस नहीं था, तब मैंने उसको यूज किया और गॉड को सर्व किया. एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट. और मैं जब भगवान के पास जाऊंगा तो जितना भी अभी तक मैंने उसको सर्व किया था उसका ट्रू अकाउंट, लेखा जोखा अपना गॉड के आगे प्रेजेंट करूंगा. लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड. पर कहीं भगवान मुझे उस डे ऑफ जजमेंट पे डांटेंगे तो नहीं. रिटर्निंग चाइल्ड कहीं मुझे हड़का तो नहीं देंगे, डांट तो नहीं देंगे भगवान. क्यों? क्योंकि अब आंखें जाने के बाद मैं उनके दिए हुए टैलेंट का यूज नहीं कर पा रहा, ये टाइम मैं अपना वेस्ट कर रहा हूं. सो अभी तक जब मेरे पास आंखें थी तो जो भी मैंने अपने मेकर के लिए लिखा, गॉड की सेवा में लिखा, वो मैं उनको प्रेजेंट करूंगा अपना लेखा जोखा. आई विल प्रेजेंट माई अकाउंट. बट जब अब मेरे पास आईज चली गई हैं तो कहीं भगवान मुझे ऊपर जाके डांटे ना कि मैं उनका दिया हुआ टैलेंट वेस्ट कर रहा हूं. डॉट गॉड एक्सेप्ट दे लेबर लाइट डिनाइड. अब वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने आप से, तो इट इज एन इंटेरोगेटिव. क्या है? इंटेरोगेशन का फिगर ऑफ स्पीच है इंटेरोगेटिव. सो बेसिकली वो अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या भगवान अभी भी आंखें जाने के बाद भी वो ये एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि मैं उतनी ही डे लेबर करूं, दिन में उतना ही काम करूं, उतना ही लिखूं जितना मैं आंखें होते हुए पहले लिखता था. क्या गॉड मुझसे अभी भी वही एक्सपेक्ट करते हैं? डे लेबर यानी दिन का काम, मेहनत. आई फॉन्डली आस्क. फॉन्डली यानी मैं फुलिशली, मासूमियत से फुलिशली ये पूछता हूं. बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज. अब पेशेंस रिप्लाई कर रही है, यानी पेशेंस का कभी किसी की सब्र रिप्लाई कर सकती है? नहीं. तो पेशेंस को क्या बनाया? पर्सोनिफाइड किया गया है. सो पर्सोनिफिकेशन की फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुई है. पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. सो पेशेंस इज सेइंग, पेशेंस क्या कह रही है? पेशेंस उसकी रिप्लाई कर रही है बट टू प्रिवेंट दैट मर्मर. मतलब पेशेंस उसकी जो मर्मर है उसको शांत करने के लिए रिप्लाई कर रही है. पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर रिप्लाइज. सो मर्मर मीन्स होता है स्पीकिंग इन अ लो वॉइस. स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, धीरे धीरे फुसफुसाना. स्पीकिंग इन अ लो वॉइस. अब जो धीरे धीरे किसने फुसफुसाया था? जॉन मिल्टन ने. कि क्या भगवान अब मुझसे ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं पूरे दिन जो है उसी तरह लेबर करूं जैसे मैं आंखें होते हुए करता था? तो एकदम उसकी पेशेंस ने रिप्लाई किया क्या कि गॉड डोंट नीड ईदर अ मेंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स. भगवान को किसी तोहफों की जरूरत नहीं होती या फिर किसी के जो उन्होंने गिफ्ट दिया है लोगों को टैलेंट का, वो उससे पूरा दिन चाहे कि वो काम करे लोग. भगवान को किसी काम की, किसी गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे. Who best bear his mild yoke. तो उनके लिए वही लोग अच्छे हैं. कौन से लोग अच्छे हैं? दे आर वेरी गुड टू द गॉड हु बियर हिज माइल्ड योक. योक होता है दैट अटैचमेंट ऑफ वुड विद द नेक ऑफ द ऑक्स. जो ऑक्स होते हैं उनकी नेक से एक अटैचमेंट होता है वुड का जो भार को संभाल पाता है, जो पीछे उनकी लोड को ले पाता है. तो वो जो लोड है उसको संभालने, जो उनके भगवान के दिए हुए लोड को यानी कष्टों को सहन करते हैं. दे सर्व हिम द बेस्ट. वो उनको
उस भगवान को सबसे बढ़िया लगते हैं और वो सबसे बढ़िया तरीके से भगवान को सर्व कर पाते हैं. हिज स्टेट इज किंगली. भगवान का जो राज्य यानी यूनिवर्स. तो भगवान का ये जो राज्य है, यूनिवर्स है, वो क्या है? हिज स्टेट इज किंगली. वो उसके राजा है, किंग है, और उनकी स्टेट, उनका यूनिवर्स जो है, उनकी किंगली स्टेट है. सो दैट मीन्स गॉड इज द किंग ऑफ all the kings. Now thousands at his bidding speed post over land and oceans without rest. यानी thousands, हजारों उनके एक इशारे पे क्या कर देते हैं? पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, यानी कब्जा कर लेते हैं लैंड्स पे, ओशंस पे. भगवान एक इशारा करे तो उनके इशारे पे एक थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, देवदूत, थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स हो गए, देवदूत हो गए, उसके एक इशारे पे पृथ्वी पे और समुद्र पे कब्जा कर सकते हैं. तो इतनी ताकत है भगवान के अंदर. सो विदाउट रेस्ट. दे ऑल्सो सर्व गॉड हु स्टैंड एंड वेट. अब वो भी भगवान को, जो लोग क्या कहते हैं भगवान के लिए, दे ऑल्सो सर्व गॉड हु स्टैंड एंड वेट. यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लोग उनको क्या कहते हैं, जो भगवान के लिए सारा दिन काम करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, वही सर्व करते हैं भगवान को. ऐसा नहीं है. जो लोग उनके दिए हुए कष्टों को सहन करते हैं और वेट करते हैं किस चीज का? हु स्टैंड एंड वेट पेशेंटली, कि भगवान अब हम पे कृपा करेंगे. मतलब पेशेंटली वेट करते हैं कि भगवान कब हमारी सुनेंगे और हम पे कृपा करेंगे, या हम पे he will look after us. So वो भी लोग भगवान को एक तरीके से सर्व करते हैं. सिर्फ काम करने से, गिफ्ट देने से भगवान को कुछ नहीं होगा. अपनी बारी का पेशेंटली वेट करने से और भगवान पेशेंस रखने से, उसके कष्टों को सहने से भी भगवान को हम खुश कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं. सो एक बार हम राइमिंग स्कीम पे आ जाते हैं. पोयम की देख लेते हैं एक बार पूरी नजर पोयम पे. ये हमारे सामने पोयम है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन. इट इज अ सोनेट. और इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं. व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट. सो द लास्ट वर्ड इज स्पेंट एंड हियर इट इज बेंट. सो वी विल गिव दिस ए एंड दिस ए. Now this is wide and height. Rhyming scheme, wide and height. So we will give this B, B, because these two are same. So we will go to next. अब हम next उस पे आ रहे हैं. ये क्या हो गया हमारा? 4 lines का quatrain हो गया. ऐसे ही एक और quatrain होगा. 1, 2, 3, 4. So this will become 4 plus 4 octave. यानी 4 और 4 का जो quatrain 4 plus 4 है, ये बनाएगा 8 यानी ऑक्टेव. इसका राइमिंग क्या है? प्रेजेंट, प्रेजेंट ए, बेंट, प्रेजेंट एंड अगेन प्रिवेंट ए. चाइड, डिनाइड, वाइड, हाइड, चाइड, डिनाइड, यानी ये सारे बीबी हैं. ठीक है. सो इसका भी क्या हुआ? ए बी बी, ए बी बी और लास्ट है. So this is the rhyming scheme of the poem A B B A, A B B A. अब लास्ट में देख लेते हैं. ये हमारे पास है सेस्टेट, यानी 6 लाइंस का सेस्टेट है. सेस्टेट किससे बना है? 3 plus 3 से. 3 and 3, 3 plus 3 से बना है ये. अब कैसे बना है? God doth not need, so need and speed. No, need is C. different है ना, तो need को ले लेते हैं C. It is different, so we will take it C. उसके बाद D, ये भी different है. उसके बाद आएगा his state, E. तीनों different है, C D E. Then speed, C, need, speed. Rest, best, D. State, wait, E. So स्टेट वेट के साथ है, तो स्टेट भी ई है तो वेट भी ई होगा. तो सी डी ई, सी डी ई. तो लास्ट में क्या आएगा? लास्ट टेंजा का बेटा आएगा सी डी,
सेस्टेट में आएगा CDE एंड दिस इज सेस्टेट. ये सेस्टेट है यानी 6 लाइन्स, 3+3. So this is the rhyming scheme of the poem. अब लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा टारगेट बैच है ये LT के लिए स्पेशल टारगेट बैच है, GIC प्रवक्ता के लिए. एंड टारगेट बैच जो हमने अपना लॉन्च किया था वो था, उसका प्राइस था 4,997, बट 5 सितंबर तक यानी टीचर्स डे तक वी आर जस्ट गिविंग इट फॉर 1,499. यानी कि भारी छूट, बड़ा ऑफर है आप सबके लिए. टारगेट बैच को जल्दी से ग्रैब करिए. इसमें हम आपको देंगे टेस्ट सीरीज, थ्योरी क्लासेस, नोट्स भी देंगे एंड चैप्टर वाइज टेस्ट भी. हर किसी पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन MCQs भी देंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं. तो साइबा वीक, मैं साइबा वीक आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि जल्द से जल्द इस बैच को लीजिए और कम अ स्टेप क्लोजर टू द गवर्नमेंट जॉब. अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए एक स्टेप क्लोजर आ जाइए. सो यू कैन डाउनलोड माय A1 ऐप. अपनी मेरी A1 ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं. सो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन यूट्यूब. अब यूट्यूब पे भी कनेक्ट कर सकते हैं A1 इंग्लिश 360 डिग्री से. और इस तरीके का सिंबल होगा हमारा A1 ऐप को डाउनलोड करने पे.